बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं मलिक जमशेद और आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर जो है वो 18 करेंगे और इसमें हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसके जो एक्सरसाइज के 14 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक एक को मैं यहाँ लिखूँगा, आपको साथ साथ समझाऊँगा भी सही। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके पास यहाँ पर उनके आंसर भी सेव हो जाएंगे, आप उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका एक तरह के नोट्स बन जाएंगे, आप उनको अपनी किसी भी कॉपी पर लिख कर उनको सेव कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ना किसी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत है और ना ही किसी से जो है मज़ीद समझने के लिए कन्फ्यूजन की ज़रूरत होगी। तो एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, बग़ैर वक्त के ज़िया के हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का, इससे प्रीवियस वीडियो में हम MCQs को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो MCQs वाली वीडियो नहीं देखी तो ये आपको आई बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और पहले वो वीडियो वॉच कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। जिस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन बाकी को मैं वैसे बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम टॉपिक्स में इनको क्लियर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास कौन सा है? पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं और गिव अ फ्यू करैक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ खसूसियात में बताएं। तो स्टूडेंट, आप अच्छे तरीके से जानते हैं ऐसे रिएक्शन जो दोबारा से रिवर्स नहीं होते, मतलब एक बार रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बना दें। फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट हैं, ये अगर एक बार मिल जाते हैं, जैसे कार्बन लकड़ी होता है और जल जाए, राख बन जाए, CO2 निकल जाती है, तो वो वापस कभी नहीं आ सकती वहाँ पर। तो सिंपल क्या है, जब आपके एक बार रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बना दें और दोबारा प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट ना बनाए, मतलब वो रिकम्बाइन होकर ना करे, तो ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स ना हो सके, सिंपल नाम से ज़ाहिर है रिवर्सिबल, इर का मतलब नहीं, तो इरिवर्सिबल जो वापस रिवर्स ना हो सके। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। द रिएक्शंस, ठीक है, द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन, प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, वो जो दोबारा से रिएक्टेंट ना दे जिनसे वो बने थे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सिंपल से इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनकी सबसे अहम बात यह है कि ये कंप्लीट होते हैं, दे गो टू कंप्लीशन। दूसरा ये है कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, इसको आप सिंगल एरो से शो करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इरिवर्सिबल होता है ना, जैसे कि अगर A और B मिलते हैं तो उन्हें हम डबल एरो से शो करते हैं, ठीक है। तो इनको सिंगल एरो से शो करते हैं। और ये कंप्लीट क्यों होते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा पहले मैंने कई बार बताया, लेकिन यहाँ क्योंकि एज ए क्वेश्चन है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, बात को समझिएगा, अगर ये आपके पास जैसे कि ये जनरल इरिवर्सिबल के लिए अगर सेम ऐसे एक और रिएक्शन ले लें और वो फॉर एग्जांपल हो इरिवर्सिबल के लिए, अगर इनके 100 रिएक्टेंट थे ना, ये 0 प्रोडक्ट थे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सारे के सारे रिएक्टेंट 0 बच जाएंगे और वो सारे के सारे किस में तब्दील हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर। और इनका अब वापसी का सीन तो कोई होता नहीं है। और याद रखना, लफ्ज़ कंप्लीट का ये मतलब होता है कि प्रोडक्ट सारे बन जाए, रिएक्टेंट कुछ भी ना बचे, उससे हम बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन, जो कि इरिवर्सिबल में तो होता है लेकिन रिवर्सिबल में नहीं होता, क्योंकि उनके प्रोडक्ट दोबारा से वापस आना शुरू हो जाते हैं। सो ये पॉइंट आपको ये भी मैंने बता दिया कि इसको कंप्लीशन क्यों बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल में तो हो जाता है, लेकिन जो रिवर्सिबल होते हैं उनके प्रोडक्ट बनने की कुछ ही देर बाद दोबारा वापस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? कंप्लीट नहीं हो पाते। इनको हम कंप्लीट रिएक्शन नहीं बोलते जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। सो इसी वजह से जितने रिएक्टेंट लेते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन में, वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चले जाते हैं और प्रोडक्ट कभी से दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई मसला हो गया नहीं होगा। और इसमें हमारे पास जो है 2 एग्जाम्पल भी दी गई हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन समय लकड़ी है, अगर आप इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हो तो CO2 पैदा हो जाती है, या अगर आप इसका रिएक्शन करो तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर दोबारा वापस नहीं इसमें कन्वर्ट हो सकती, ठीक है। और इस तरह से पानी और ऑक्सीजन को अगर पानी जो बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? 2H2O बन जाता है पानी। इसे दोबारा आप इनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एक मज़े की बात बता दूं आपको, एक और, आम हालात में रूम टेम्परेचर के ऊपर आप ये खुद ब खुद वापस इनमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। देखें, अगर आप इनको ज़बरदस्ती हाई टेम्परेचर दें और बहुत सख्त कंडीशन इस्तेमाल करें तो ये भी रिवर्स हो जाएंगे, मगर एक नेचुरली नहीं होंगे कि आप उनको दोबारा से रिवर्स नहीं कर रहे हो, वो तो आप बहुत सख्त कंडीशन देकर कर रहे हो ना।
तो ये इस सेंस में है कि वो नॉर्मल हालात में इजीली कन्वर्ट हो जाएं एक आम से तरीके इस्तेमाल करके, ठीक है, जो ना आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सेपरेशन करने के, फिल्ट्रेशन करते हैं और काफ़ी सारे हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसील के साथ फर्स्ट ईयर में। तो बहरहाल ऐसे तरीके होते हैं जिनको आम तरीके बोलते हैं, फ़िज़िकल तरीके। उन तरीक़ों को अगर आप यूज़ कर लें तो उनकी मदद से आप इनको अगर वापसी आसानी के साथ कर सकते हैं तो फिर तो वो है रिवर्सिबल। और अगर आप आम हालात में उनको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते तो वो कौन से होते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो ये वाले रिएक्शन आम फिज़िकल मेथड से, तरीक़ों से रिवर्स नहीं होते, बस एक बार बन जाएं। और अक्सर रिएक्शन तो ऐसे हैं कि आप चाहे सख्त कंडीशन भी दो ना, जैसे कि लकड़ी को जला दो, राख बन जाए, आप कुछ भी कर लो, फिर दोबारा से लकड़ी नहीं बन सकती। तो मोस्टली रिएक्शन इरिवर्सिबल हैं। ये थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिया, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए होते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बात को समझिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपसे सिर्फ इक्विलिब्रियम का नहीं पूछा उन्होंने, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं केमिकल। केमिकल का लफ्ज़ किसी भी रिएक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, याद रखिएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है, इसको समझिए ज़रा। ये हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। अ स्टेट एट विच रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, मतलब एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक रिएक्शन आपके पास हो रहा है, ए और बी मिलते हैं, सी और डी बना देते हैं, ये फॉरवर्ड में जा रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये कुछ देर के बाद प्रोडक्ट बनेगा तो ये रेट ऑफ रिवर्स होगा। एक ऐसा टाइम आएगा, शुरू में आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिवर्स कम होता है, फिर ये बढ़ते आते हैं, रेट ऑफ रिवर्स भी बढ़ता है। एक ऐसा टाइम आता है कि जो अगर ये 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो 5 उसी वक्त क्या बना रहे होते हैं? रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। इनका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं, ये किसी रिएक्शन में होता है, बात को समझिएगा, ये किसी भी रिएक्शन में। अगर हमसे सिंपल इक्विलिब्रियम पूछते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक सिंपल बैलेंस होता है किसी भी दो अपोजिट फोर्सेस के दरमियान। वो बुक पर रखी हुई टेबल में भी तो हो सकता है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम का जब भी नाम आए तो समझ लीजिए ये किसी भी रिएक्शन की बात की जा रही है। और रिएक्शन, इस तरह के जो रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम होता है उसका दूसरा नाम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है, क्योंकि ये हरकत में है ना। आपको तो बाज़ार ऐसे लगे कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन ये तो चल रहा है, लेकिन एक जगह पर कांस्टेंट हो जाता है, तो मालूम ऐसे होता है कि रुक चुका है, लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है? चल रहा होता है। और ये किसी रिएक्शन में जो मूव कर रहा होता है, डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन, वो हरकत में है, तो ये रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। हाँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट फिक्स हो जाते हैं और ये रिएक्शन चल रहा होता है। अगर वो 5 प्रोडक्ट बना रहा है तो ये भी 5 क्या बना रहा है? रिएक्टेंट वापसी पर बना रहा है। इसी वजह से ऐसा इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसकी जब मैंने एक आपको मिसाल दी थी कि पानी की, यहाँ पर अगर आप ऊपर से यहाँ सेम होल उतना कर दें, यहाँ से भी सेम होल कर दें, यहाँ से जितना अगर आप 2 ड्रॉप वाटर के निकाल रहे हैं तो यहाँ भी 2 ड्रॉप वाटर के निकलें तो पानी का लेवल उतना ही रहेगा जितना है। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ से रिलीज़ आउट हो रहा है उतना ही हमारे पास क्या हो रहा है? इन हो रहा है, वहाँ से उसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो इसी वजह से पानी का लेवल क्या रहता है? फिक्स रहता है। अब इसमें भी इक्विलिब्रियम चल रहा है, लेकिन इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनामिक। क्यों? क्योंकि वाटर ऐड भी हो रहा है और जो है रिलीज़ भी हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को देखें तो एक तरह का ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जो मोशन के अंदर है। बिल्कुल रिएक्शन के अंदर जो भी इक्विलिब्रियम होता है वो किस तरह से मोशन में होता है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। अ स्टेट एज विच रेट ऑफ फॉरवर्ड, सिंपल RF इसको समझ लें, वो किसके इक्वल हो जाए? रेट ऑफ रिवर्स के, ठीक है। एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, बट किस तरह से होते हैं? अपोजिट, क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड आगे जा रहा होता है, जो रिवर्स है वो जो है बैकवर्ड उसका रिएक्शन होता है, रिवर्स की तरफ चल रहा होता है। तो इक्वल भी होना ज़रूरी है, लेकिन अपोजिट। फॉरवर्ड जो हमारे पास होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है और रिवर्स राइट टू क्या होता है? लेफ़्ट होता है। इनका अपोजिट होना भी बहुत ज़रूरी है। इन डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में आता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होता है? रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होता है। तो समझा करें चीज़ों को, कंसेप्ट्स के साथ चलें। अगर ये चीज़ें आपके जहन में होगी ना तो आपको इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नॉलेज अपने पास हो, इंसान को ख़ुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप ये सारी बातें खुद लिख सकते हो। मेरा मकसद सिर्फ आपको ख़ुद के काबिल बनाना है इन चीज़ों को, क्योंकि आप कोई फ़ोटोस्टेट मशीन नहीं है कि आप उसको रट्टा लगा लें, ठीक है, और वो छाप के आ जाएं। तो आपको अल्लाह ताला ने अकल दी है, सोच समझ कर पढ़ें। इन चीज़ों से हम सीखेंगे
कि हमारी ज़िंदगी में इनसे क्या फ़ायदा है, लेकिन कम से कम समझ रखने के लिए अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हमें इन चीज़ों को अच्छे तरीके से गौर से समझना चाहिए और अपनी समझ के साथ लिखना चाहिए, इन लाइनों को रट्टा नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप आपको इन 2 क्वेश्चन में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा तो स्टूडेंट, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें यह हमसे पूछा गया है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बिल्कुल अपोजिट है फर्स्ट क्वेश्चन के, वहाँ इरिवर्सिबल का पूछा था, यहाँ हमारे पास कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन का है। तो सिंपल सा है, रिवर्सिबल ऐसे जो रिएक्शन रिवर्स में हो चुके हैं, अभी डिस्कशन भी की हमने। तो द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन, यानी कि प्रोडक्ट्स दोबारा से मिलें और वो वापसी के ऊपर क्या बना दें, रिएक्टेंट बना दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जबकि इरिवर्सिबल में दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाते। इनका सिंपल है, दे नेवर गो टू कंप्लीशन। इसकी वजह यह है कि जब कंप्लीशन का असल में ताल्लुक ना प्रोडक्ट्स की फार्मेशन से होता है। अगर सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन जाए ना, रिएक्टेंट कुछ ना बचे, तो समझ रिएक्शन कंप्लीट है। क्योंकि कंप्लीट उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसके सारे रिएक्शन प्रोडक्ट में चले जाए। तो इनमें सारे तो नहीं जाते, इनके प्रोडक्ट बनते हैं, फिर दोबारा वापस क्या आना शुरू हो जाते हैं, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्योंकि जो ही इनका इक्विलिब्रियम आएगा, आपको पता है इक्विलिब्रियम आया तो ये रिएक्शन वहीं पर क्या होते हैं, रुक जाते हैं। बस जितने रिएक्टेंट ने कन्वर्ट होना होते हो जाते हैं, जितने प्रोडक्ट ने बनना होते बन जाते हैं। क्योंकि इनका मेन जो फंडा है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट के बराबर पर होता है। वो बस जो ही बराबर हो गया, बस रिएक्शन वहीं क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इसी वजह से ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते ड्यू टू बोथ डायरेक्शन। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन में चलते हैं, कौन सा, फॉरवर्ड में भी जा रहे होते हैं और रिवर्स में भी आ रहे होते हैं। थर्ड कौन सा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, इनको डबल एरो से शो करते हैं। एग्जाम्पल कौन सी है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिले तो 2HI बनता है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। ये ऊपर वाला रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये नीचे वाला कौन सा, रेट ऑफ रिवर्स है। जो ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम भी इनमें आ जाएगा। तो दिस इज़ अ सिंपल स्केच अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 से हमें ये पूछा गया है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कैसे होता है। डायनामिक का वर्ड जब भी आए तो आप समझ जाइएगा कि वो उसकी रिएक्शन की बात हो रही है। तो जो मोशन के अंदर हो, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक जनरल कंसीडर आ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी की एग्जांपल ले लें, H2I2 2HI। ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। शुरू में एक्चुअली में क्या होता है, रिएक्टेंट बीकर के अंदर होते सिर्फ रिएक्टेंट है। इनकी कंसंट्रेशन फ़र्ज़ कर लें 100 है और इनकी क्या होती है 0। याद रखना, जिनकी कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स वो रिएक्शन भी तो आपस में ज़्यादा करेंगे। ये होंगे तो रिएक्शन करेंगे ना आपस में। तो इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट ने रिवर्स रिएक्शन देना होता है, रिएक्टेंट ने फॉरवर्ड रिएक्शन देना होता है। याद रखिए इस बात को। तो ऐसा ऐसा ये क्या होंगे, 100 से 80 होंगे, ये 0 से 20 होंगे। ये 100 से 60 होंगे, ये 0 से 20 से कहाँ पर होंगे, 40 होंगे। मतलब प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, रिएक्टेंट क्या होते जाएंगे, कम। इसी वजह से शुरू में जो इनकी कंसंट्रेशन पहले हाई थी, तो ये फास्ट से ऐसा इनकी कंसंट्रेशन भी कम, इनकी स्पीड भी कम। उनकी कंसंट्रेशन कम थी, इस वजह से स्पीड भी कम थी। इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती आएगी तो ऐसा इनकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ती आएगी। तो सिंपल क्या है, शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन होता है वो जो है ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिवर्स क्या होता है, कम होता है। तो एक जनरल रिएक्शन रिवर्सिबल लेते हैं। इनिशियल स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, फास्ट होता है। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। ये हम जान चुके हैं। ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ क्या होता है, फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन अमाउंट जो है ना वो कम होती जाएगी। और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, स्पीड्स अप हो जाएगा, वो थोड़ा तेज। क्यों? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती आ रही होती है। तो फाइनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, एक दूसरे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो जो ही रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इनका सीन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाए, तो हम बोल देते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम सिंपल बोलते हैं, या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या एस्टैब्लिश कायम हो चुका है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किस तरीके से होता है। अच्छा तो स्टूडेंट, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें ये पूछा गया है कि वाई एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये कहा जाता है कि जब इक्विलिब्रियम चल रहा होता है किसी भी रिएक्शन का, उसका ना रिएक्शन इक्विलिब्रियम के वक्त रुका हुआ नहीं होता। ये ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों रिएक्शन रुकता क्यों नहीं, इक्विलिब्रियम में आ जाता रिएक्शन क्यों, इससे वजह क्या है। लेकिन द स्टेट एट विच, हमने ये पढ़ रखा है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स जो है ये क्या हो जाते हैं, इक्वल। सिंपल, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं।
बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या होता है डिफरेंस। जैसे कि आपके पास अगर ए और बी मिल रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स आपके पास जब क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, लेकिन अपोजिट होता है क्योंकि वो फॉरवर्ड में रिवर्स में आ रहा होता है। उसको उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। असल में इस इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा होता है। ये आपको क्लियर पता है, ये फॉरवर्ड में भी जा रहा होता है और रिवर्स में भी आ रहा होता है। असल वजह ये होती है, जो ही इक्विलिब्रियम आता है या रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स के हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उस वक्त रिएक्टेंट भी फिक्स हो जाते हैं। मतलब जितने रिएक्टेंट ने कन्वर्ट होना था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट, अगर ये 60 बचे हुए थे, इक्विलिब्रियम आ गया तो बस अब 60 ही रहेंगे। प्रोडक्ट अगर 40 बन चुके तो अब ये 40 ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज या तब्दीली नहीं आएगी। इसी वजह से इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम आने के वक्त मतलब जैसे जो ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर हो, ये फिक्स हो जाते हैं। ना रिएक्टेंट में चेंज आती है कंसनट्रेशन में, ना प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में चेंज आती है, वो फिक्स हो जाते हैं। और इनका रेट भी आपस में क्या हो चुका था, बराबर। अगर फॉर एग्जांपल 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वही 5 प्रोडक्ट क्या बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट भी बना रहे होते हैं। इसी वजह से इनका रेट फॉरवर्ड रिवर्स भी इक्वल हो जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाते हैं। हमें फील ऐसे होता है कि ये रिएक्शन रुक चुका है, हालांकि रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता, वो इक्वल बट इक्वल रेट के ऊपर क्या हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे महसूस होता है कि रिएक्शन रुक चुका है, हालांकि रिएक्शन मोशन में, जो फॉरवर्ड में भी जा रहा है रिवर्स में भी आ रहा होता है। इसी वजह से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती और हम ये समझते हैं कि शायद रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में चल रहा होता है। इसी वजह से ये वाले रिएक्शन क्या होते हैं, स्टॉप नहीं होते। और आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, ये इनमें किसी तरह का कोई स्टॉप वगैरह की कहानी नहीं होती, क्योंकि असल में ना उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फिक्स हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस शायद रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन रिएक्शन चल रहा होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। वाई इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट एट इज़ अटेनेबल फ्रॉम द आइदर वे। आपने ये सुना होगा कि, और ये मैंने डिस्कशन भी की है, कि आप इक्विलिब्रियम ना किसी भी साइड से भी ला सकते हो। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आपको तब समझ आएगी। पहले आप इसकी रीडिंग करने से पहले एग्जांपल देख लें। आपके पास ये वाला रिएक्शन है H2 + I2 gives us 2HI। इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ये H2 और I2 इस रिएक्शन के क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और HI इस रिएक्शन के मैं सिंपल P लिख देता हूँ, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। अब इस रिएक्शन को कराने के 2 मेथड्स हैं। मैं एक बीकर लेता हूँ, बात को समझिएगा। इस बीकर के अंदर ना मैं क्या करता हूँ, मेन तो रिएक्शन ये वाला है ना, और याद रखिए कि H2 और I2 हमेशा रिएक्टेंट होते हैं। ये HI क्या होता है, प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। ओवरऑल यही रिएक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस बीकर में सबसे पहले किसको ले लेता हूँ, H2 और I2 को ले लेता हूँ। और एक और बीकर है, इस बीकर में मतलब मैंने ये वाला रिएक्शन रिएक्टेंट से ही क्या करा, शुरू करवाया। तो ये आप आपस में रिएक्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी देर के बाद ये क्या बना देंगे, HI बना देंगे। और अगर ये वाला रिएक्शन में अगर इनसे इस बीकर में शुरू करा दूँ, मतलब मैं बीकर के अंदर ले ही पहले कौन लेता हूँ, रिएक्टेंट नहीं लेता हूँ, मैं पहले प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो जब इस रिएक्शन को मैं शुरू करवाता हूँ तो ये कुछ देर के बाद मुझे क्या देता है, H2 और I2 देता है। इन दोनों में ज़रा फ़र्क देखें। ये वाला रिएक्शन मैंने कहाँ से शुरू किया, रिएक्टेंट से शुरू करवाया। ये वाला रिएक्शन मैंने किन से शुरू करवाया, प्रोडक्ट से शुरू करवाया। मतलब रिएक्टेंट से फ़र्ज शुरू करवाया, तो फ़र्ज़ करें ये मैंने 100 इनको लिया, और अगर इसको लें तो इस बार मैंने प्रोडक्ट 100 को लिया, रिएक्टेंट लिए नहीं मैंने। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ प्रोडक्ट खुद को फिर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, उसके रिएक्टेंट बना रहे हैं। इस रिएक्शन के मुताबिक ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, लेकिन ओवरऑल देखें इस रिएक्शन के मुताबिक तो मैंने बीकर में किसको लिया है, प्रोडक्ट को लिया है। तो देखें, बात समझे स्टूडेंट्स। अब पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड H2 और I2 का था, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड किसका होगा, HI का होगा। अच्छा, रिवर्स उस वक्त HI रिवर्स होकर ये रिएक्टेंट देगा, यहाँ उल्ट होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड दे रहा है तो फिर ये H2 और I2 यहाँ पर क्या देंगे, रिवर्स देंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है, इनको मैंने H2 और I2 रिएक्टेंट से शुरू करवाया, इनको किससे शुरू करवाया, प्रोडक्ट से शुरू करवाया। देखें, जहाँ से भी शुरू करवा देना रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स होगा, ठीक है। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस इन रिएक्शन का भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
तो इसी इक्वल होने को तो क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो बात को समझे सर, आपने रिएक्टेंट से शुरू करवाया तब भी इक्विलिब्रियम आ गया, आपने प्रोडक्ट से शुरू कराया तब भी आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया। ये डिपेंड नहीं करता कि आप बीकर में क्या ले रहे हो। याद रखना, जो चीज़ बीकर में पहले लेते हो वही आपके पास क्या होता है, वहाँ पर रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करवाता है। तो ज़ाहिर बात है जो चीज़ मौजूद होगी उसने ही आगे चेंज लाना है ना। तो आपको इन दोनों एग्जाम्पल से पता चल गया, रिएक्शन को प्रोडक्ट से शुरू करें तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, फिर इसका HI का रेट ज़्यादा होगा, उनका कम होगा, और इसमें H2 का ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि ज़्यादा रेट उसी का होगा ना जिससे आप शुरू करवा रहे हैं। तो आई होप आपको इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं। आप रिएक्टेंट ले लें तब भी वो आएगा इक्विलिब्रियम, आप प्रोडक्ट से शुरू करें तब भी क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ, मेन मकसद होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड का बराबर होना और रेट ऑफ रिवर्स का बराबर होना। ये लाजमी नहीं है कि आप रिएक्शन प्रोडक्ट से शुरू करवा रहे हो या रिएक्टेंट से। तो और एक अहम बात, उनका रेट का इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। और शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द जो सब्सटेंसेस, वही बात है, इनिशियल कंसंट्रेशन में आप रिएक्टेंट लो या प्रोडक्ट लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डज नॉट इफेक्ट। ये इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं डालता। ऐसा नहीं कि ये वाला रिएक्शन HI से शुरू कराए तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा क्योंकि रिएक्टेंट तो ये थे, नहीं, आप इनसे शुरू करें उनसे करें, इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। और इक्विलिब्रियम को आप आइदर वे से, किसी भी साइड से क्या करें, शुरू करा सकते हो। आई होप आपको इन दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। इसमें यह है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या ताल्लुक, हमसे ये पूछा गया है। तो ये सिंपल सा ताल्लुक है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको रीड करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, बात को समझिए, A और B है, वो मिलके C और D बना रहे हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हैं। अगर हमारे पास A और B का, मान लीजिए मैंने A का मैस B जो है 50 लिया, B का भी कितना लिया, 50 मैस ले इस बीकर के अंदर। बात को समझिएगा, यहाँ पर A और B को मैंने लिया, A का मैस 50 लिया, B का कितना लिया, वो भी 50 लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये A का सारा मास और B का सारा मास एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके C और D बनाएगा? सवाल ये पैदा होता है। स्टूडेंट्स, ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका जो मैस होता है वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में हम वो मैस लेंगे जो उसका रिएक्शन में हिस्सा लेगा। ठीक है, या इन रिएक्टेंट्स का वो वाला मैस जो हमें क्या देगा, प्रोडक्ट देगा हमारे लिए, वो वाला मैस। फॉर एग्जांपल A का 50 में से जो है ना 30 ने हिस्सा लिया और B का 50 में से फॉर एग्जांपल 40 मैस ने हिस्सा लिया। इन दो ने रिएक्ट करके इस प्रोडक्ट को बनाया, बाकी इसके 20 ने हिस्सा नहीं लिया, इसके 10 ने हिस्सा नहीं लिया। तो जिसने हिस्सा नहीं लिया वो हमारे पास मैस क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा, वो इनएक्टिव मैस है, क्योंकि वो हमें प्रोडक्ट देता तो हमारे लिए वो किस एक्टिव मैस होता। तो बिल्कुल, अब ये A का सिंपल मैस है और ये A का एक्टिव मैस है। ये B का 50 में से 40 ने जो हिस्सा ले रहा है, ये B का एक्टिव मैस मतलब हाजिर है, जो हमें क्या दे सकता है, प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिव मैस, वो वाला रिएक्शन का मैस जो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन का हिस्सा लेता है और प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। आप स्टूडेंट समझें, इसी तरह से फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन का मैं एक और ले लेता हूँ। अगर A और B है, इसी तरह से फ़र्ज़ कर लेंगे ये डिफरेंट रिएक्टेंट थे। अगर इसका भी 50 लिया था, इसका 50 लिया था, दूसरा था जिसका ना एक ने 45 ने हिस्सा लिया, दूसरे के मैस ने भी 45 ने हिस्सा लिया, फ़र्ज़ करें 50 में से, मतलब सिर्फ 5 ने हिस्सा नहीं लिया। तो देखें इनका फिर एक्टिव मैस इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं, इनके एक्टिव मैस ज़्यादा है जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। मतलब ये अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी क्या देंगे, ज़्यादा देंगे। तो और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेंगे, वो थोड़े बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि इस रिएक्शन का रिएक्टेंट के एक्टिव मैस ज़्यादा हैं। जो अगर इन दोनों के एक्टिव मैस ज़्यादा हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो A और B दोनों का क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा ना हमारे पास। अगर A और B दोनों की इकट्ठे की बात करें तो ऑफ कोर्स इनका प्रोडक्ट भी तो इन दोनों के ऐड करने से, इनको मिलाने से बनेगा ना, और इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा बनेगा। इसीलिए याद रखिए, जिस रिएक्शन के रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है
वो जितना ज़्यादा होगा, और वो जितना ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि उनकी एक्टिव मैसेज कितने ज़्यादा होंगे। जिनके एक्टिव मैसेज ज़्यादा होंगे ऑफ कोर्स उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस रिएक्शन में इन रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज ज़्यादा हैं, इनका प्रोडक्ट लें ए और बी का, कि दोनों का एक्टिव मैसेज कितना इकट्ठा लें तो भी इनका ज़्यादा, इनका एक्टिव मैसेज भी थोड़े, इनका प्रोडक्ट भी ऑफ कोर्स थोड़ा निकलेगा। तो याद रखिए जिनके एक्टिव मैसेज ज़्यादा होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट भी ज़्यादा होता है और उनका रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा होती है। सिंपल, ये डिपेंड करता है किसी चीज़ के रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज, जिस रिएक्शन के रिएक्टेंट का एक्टिव मैसेज ज़्यादा होगा तो उन दोनों को कंबाइन करें तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, ए का मास एक्टिव मैस और बी का एक्टिव मैस। तो इसी तरीके से जिनके एक्टिव मैसेज ज़्यादा होंगे उनकी रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ज़्यादा होगी, जिनके एक्टिव मैसेज कम होंगे उनकी कम होगी। अब इस रिएक्शन की स्पीड इस रिएक्शन से जो कि कम होगी इस रिएक्शन की, और इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका एक्टिव मैसेज ज़्यादा है, इनका प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, इनकी रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो यही सिंपल सी बात बताई गई है कि थोड़ा सा रिलेशन बताओ कि स्पीड का और एक्टिव मैसेज का क्या एक ताल्लुक है। ये मैंने आपको समझा दिया है, और ये वाली बात हमें लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या समझा दी थी। अब देखिए इसको रीड कर लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ एक एक्टिव मैस पे नहीं कर रहा, बी के एक्टिव मैस पे नहीं कर रहा, इन रिएक्शन जो होता है। अब अगर आप अलग अलग बात करें तो भी ठीक है। अब एक एक्टिव मैस 30 है, बी का 40 है, बी ए से ज़्यादा रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बी का एक्टिव मैस ए से ज़्यादा है। अलग अलग देखना चाहें तो भी मालूम कर सकते हैं कि कौन रिएक्शन में, अगर रिएक्टेंट का आपस में मुआवजा करें तो ये भी पता चल सकता है। जिसका एक्टिव मैस ज़्यादा होगा वो रिएक्शन में ज़्यादा हिस्सा लेगा, जिसका एक्टिव मैस कम होगा वो रिएक्शन में हिस्सा कम लेगा। अब इसमें और उन दोनों का, फिर अगर आप पूरे रिएक्शन की स्पीड देखना चाहते हैं तो फिर इन दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज को प्रोडक्ट इनका लेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो जिसका जितना ज़्यादा निकलेगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या बनेगा, उनका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ऑफ कोर्स इनका एक्टिव मैसेज अलग से भी ज़्यादा, जिनके अलग ज़्यादा हो तो उनका प्रोडक्ट भी ऑफ कोर्स ज़्यादा निकलेगा, इस वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमें अभी अलग अलग का नहीं चेक करना, हमें पूरे रिएक्शन की स्पीड चेक करनी है। तो पूरे रिएक्शन की स्पीड सारे रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। और आपको आई होप इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सीरियस कर देता हूँ यहाँ से ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसमें ये बोला गया है कि डिराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि सिंपल केसी का एक्सप्रेशन बनाना है, लेकिन बनाना नहीं है, डिराइव करना है। इसको ज़रा क्वेश्चन को मतलब इसको अखज़ करना है कि ये बना कैसे है। सिंपल पूछ ले तो हम वैसे बना लेते, लेकिन डिराइव करना है फॉर द सिंथेसिस, कि अमोनिया तैयार करना है, यानी कि NH3 को तैयार करना है, किससे, नाइट्रोजन और किससे, हाइड्रोजन का बताया गया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इनका सिंथेसिस के ज़रिए से बताएं। तो देखिए हम पहले रिएक्शन लिख देते हैं, N2 + 3H2, ये आपने पढ़ा हुआ है रिएक्शन, इज़ इक्वल टू 2NH3, ये अमोनिया की सिंथेसिस का जो है एक रिएक्शन है। अच्छा, इसके ये रिएक्टेंट हैं, मैं ऊपर सिंपल R लिख देता हूँ, ये क्या है आपके पास प्रोडक्ट हैं। तो ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा आगे की तरफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और जो रेट ऑफ रिवर्स है, ऑफ कोर्स आगे रिएक्शन जाने के डिपेंड करता है रिएक्टेंट के ऊपर, और वापसी का रिएक्शन डिपेंड करता है इस प्रोडक्ट के ऊपर। जितना अमोनिया ज़्यादा होगा, NH3 ज़्यादा होगा, उतना रिवर्स ज़्यादा होगा, जितना N2 और H2 ज़्यादा होगा उतना फॉरवर्ड ज़्यादा होगा। तो सिंपल हम इन दोनों को पहले अलग अलग लिखते हैं कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, वो सिंपल कि RF फॉरवर्ड डायरेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा होगा कितना ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनके ऊपर, कि भजन जिन N2 की कंसंट्रेशन एक्टिव मैस लिखेंगे, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा ये उसके लिहाज से, और H2 की कंसंट्रेशन हमारे पास या एक्टिव मैस लिख दें, और उसके फ्रंट पे कितने मोल हैं, ये नीचे वाले इनके एटम होते हैं, जो फ्रंट पे होते हैं वो मोल है, इनको आपने उसकी क्या बना देना है, पावर बना देना है। और इस तरीके से ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, इसको हल करें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म कर दें,
रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू KF हो जाएगा और N2 की कंसंट्रेशन हो जाएगा और H2 की एक्टिव मास या कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, ऊपर क्यूब है, पावर 3 है इसकी। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इस तरीके से पता चलेगा कि फॉरवर्ड डिपेंड करता है इनके ऊपर, ये जितने होंगे उतनी आगे जाने की स्पीड होगी। तो ये एक बात होगी हमारे पास, इसे आप नंबर 1 कर दें, ठीक है। इस तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ जो है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन, जिसको R के साथ छोटा सा r लिख देते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी। अच्छा, वापसी की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑफ कोर्स अमोनिया के ऊपर डिपेंड करेगी। ये जितना ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ही हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये अमोनिया के ऊपर NH3 एक ही प्रोडक्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी फ्रंट पे कितने मोल हैं, 2, तो उसके हम क्या बना देते हैं, पावर। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म कर देते हैं, R इज इक्वल टू KR, और हमारे पास NH3 की क्या है, ऊपर क्यूब हो जाएगा। और इसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ रिवर्स है। और हमने पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम कब आता है, या इक्विलिब्रियम जब होता है तब क्या चल रहा होता है। तब हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होता है। तो देखिए ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर होगा। शुरू में ये तेज़ होता है, ये कम होता है, फिर ये स्लो हो जाता है, ये बढ़ जाता है, और एक टाइम आता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या हो जाते हैं, बराबर। तो भाईजान वहाँ पर क्या कायम हो जाता है, इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड की कौन सी इक्वेशन है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली। तो KF जो है इंटू N2 की कंसंट्रेशन है और H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब, और साथ में इसकी कौन सी वैल्यू है आपके पास, KR है, और NH3 अमोनिया की कंसंट्रेशन का क्या है आपके पास, स्क्वायर है। तो फिर ये कांस्टेंट है, KR और KF दो कांस्टेंट है। इससे भाईजान रिक्वेस्ट करते हैं, भाईजान नाराज़ मत होइएगा, आप ज़रा धीरे धीरे इस साइड पर आ जाइए, और हम इनको, क्योंकि ये कांस्टेंट एक साइड पर लिखते हैं, क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, तो हम कांस्टेंट को एक साइड पर रखा करते हैं। ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये रिएक्टेंट उस साइड पर चले जाएंगे, तो अमोनिया तो वैसे का वैसे वहीं पर खड़ा रहेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इधर के डिवाइड हुआ। अगर ये इन दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो, उधर नीचे जाके क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। और आपको पता है KF/KR किसके बराबर होता है, KC के। तो अब हमारे पास क्या होगा, NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो N2 की कंसंट्रेशन और कौन सा है, H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब है। तो ये आपके पास इस रिएक्शन का क्या निकला है, Kc का एक्सप्रेशन निकला है। और ये हमने कई बार पढ़ा है कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। आप किसी भी रिएक्शन का इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि लॉ ऑफ मास सेक्शन आपने पढ़ा था। तो Kc भी हमने पढ़ा हुआ है, वैसे जानते हैं Kc क्या होता है। ये NH3 क्या था, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, और N2 H2 क्या थे, रिएक्टेंट थे। तो असल में Kc क्या है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, और किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। आपसे अगर पूछते कि टेल अस अबाउट द ओनली, ठीक है, हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दे, तो आप ये रिएक्शन को देखकर डायरेक्ट लिख देते, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। ये मैंने आपको समझाया हुआ मेथड। लेकिन अगर आपसे कहते हैं डिराइव करना है, तो आपको ये इस तरीके से सारा हल करना होगा। आई होप आपको इन दो क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन इसका कौन सा है, 9 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर। इसमें हमारे हमसे क्या पूछा गया है कि राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, के सिंपल Kc का एक्सप्रेशन बताना है और सिंपल राइट करना है, डिराइव नहीं करना है। जैसे कि पिछले उसमें क्वेश्चन में हमने 8वें में डिराइव किया, यहाँ पर सिंपल राइट करना है। कौन सा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2 रिएक्शन दिए गए हैं। तो ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसका सिंपल Kc एक्सप्रेशन बनाना है, बहुत ही आसान है। आप जानते हो Kc के मुतालिक कि Kc क्या होता है। Kc हमारे पास क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और क्या होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के क्या होता है, बराबर होता है। और ये इस प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के दरमियान क्या होती है, एक रेशो होती है। और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हम जो है ऊपर लिखते हैं, बटे के ऊपर लिखते हैं, और इनको बटे के क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल सा है इसका। अगर हम पहले का आंसर लिखें डायरेक्ट, तो प्रोडक्ट कौन सा है इसमें स्टूडेंट्स, HI है। और HI में ये इसके जो फ्रंट पे होते हैं उसके मोल या कोएफिशिएंट होते हैं। तो ये प्रोडक्ट हम पहले लिखेंगे, Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, HI की कंसंट्रेशन है, और इसके जो मोल हैं उनको हमने उसकी पावर बना देना। तो ये पावर बन गया, और उसके साथ साथ हमारे पास कौन सा है, H2 है,
H2 के ये एटम है, इसके फ्रंट पे मोल नहीं है तो ये वैसे कभी 1 लिखा नहीं जाता, और I2 का भी सेम वैसे है, इसके मोल 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता। तो ये इसके फर्स्ट का कौन सा है, इक्विलिब्रियम केसी का एक्सप्रेशन है। तो सेम हम इसका ये फर्स्ट था, इस तरह से हम सेकंड का भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। वो कौन सा है, ये रिएक्टेंट है हमारे पास और ये क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले होती है और इन दोनों के देखें 1 मोल है, फ्रंट पे कुछ नहीं है तो सिंपल हम वैसे लिखेंगे Kc जो है वो किसके बराबर है, H2O की कंसंट्रेशन, जितने रिएक्टेंट हों जितने प्रोडक्ट हों आप उनको वैसे ही लिख देंगे, चाहे 3 हो आप 3 लिख देंगे। तो ये 2 आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट, और नीचे क्या है, रिएक्टेंट। ये 1 मोल है और ये कितने है, 3 मोल है, तो ये इसकी पावर बनेगा, इसकी 1 लिखा नहीं जाता तो हम लिखते हैं यहाँ पर CO की कंसंट्रेशन है और H2 की कंसंट्रेशन, उसके मोल कितने हैं स्टूडेंट, 3, तो आपने 3 को उसकी क्या बना देना है, पावर बना देना है। तो स्टूडेंट ये सिंपल सा आसान था, इन 2 रिएक्शंस का हमने क्या करना था, केसी एक्सप्रेशन करना था। आई होप आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आसान सा है कि किसी भी रिएक्शन एक चल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो इसके बारे में डायरेक्शन और रिएक्शन पर मैंने बहुत तफसील के साथ जो है लेक्चर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर सिंपल इसका आंसर लिख देता हूँ। बस आपने क्या करना है, जो रिएक्शन हो रहा होता है उसके सैंपल लेंगे, उस सैंपल को चेक करेंगे इस तरीके से एक्सप्रेशन में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उस सैंपल के अंदर जितने होंगे चेक करेंगे तो रेशो निकलेगी। किसी भी टाइम के ऊपर लेंगे तो वो QC होता है, और इक्विलिब्रियम के वक्त लेंगे तो कौन सा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अगर आपको रिएक्शन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कन्फ्यूजन है तो मेरे लेक्चर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को आप कंप्लीटली देखें। तो बहरहाल आपने आई होप ये सारा पढ़ चुके होंगे, तो जल्दी से इसको हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। बाई कंपेयरिंग द, जो आपको QC वैल्यू सैंपल से मिली और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो वैल्यू मिली, ये हुई KC की वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर आ जाए वही QC क्या बन जाता है, KC बन जाता है। तो अगर आपको ये QC और KC की वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो आप आसानी के साथ उस रिएक्शन की डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखें, अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि QC अगर छोटा हो KC से तो समझ जाना कि रिएक्शन कहाँ पर है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। और किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। इसका मतलब है फिर रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे थोड़े, इस वजह से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद होता है इक्विलिब्रियम हासिल करना। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक H2 और I2 की, ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम 57 पे बनता है। अगर आपके पास QC की वैल्यू 8 निकली है तो वो ज़ाहिर बात है वो 57 की तरफ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा और फॉरवर्ड में जाएगा ताकि क्या हासिल कर सके, इक्विलिब्रियम हासिल कर सके। और अगर आपके पास QC की वैल्यू फॉर एग्जांपल बड़ी निकले, फॉर एग्जांपल 80 निकले, तो वो उसको क्या करने के लिए आया था, बैलेंस करने के लिए 57 पर रिवर्स में आया था, और उसको फिर राइट टू किस तरफ आना पड़ता है, लेफ़्ट में आना पड़ता है, रिवर्स डायरेक्शन में। क्यों, ताकि वो आसानी से क्या हासिल कर सके, इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर आपने चेक किया इत्तफाक से इक्विलिब्रियम भी 57 पर बनते और QC भी आपका कितना निकला, 57 निकला, इसका मतलब है रिएक्शन ठीक बिल्कुल जो है एन उस वक्त किसके ऊपर मौजूद है, इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद है। और इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से QC और KC की वैल्यूज़ को कंपेयर करके किसी भी रिएक्शन की आसानी से आप उसकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 है, इसको हम कर लेते हैं। हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी रिएक्शन, एक रिएक्शन चल रहा था वो इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच चुका है। आखिर उसकी कोई निशानियां तो होंगी, कोई ऐसी चीज़ तो होगी जिससे हमें पता चलेगा कि वो रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम के ऊपर है या नहीं है। तो इसका बहुत ही आसान सा हल है, ये भी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने हाउ प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में किया था। उसका ये थर्ड पॉइंट ये समझ लें, उसका एक हिस्सा है कि हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्शन कोशेंट होता है कि किसी भी सैंपल, एक रिएक्शन होता है, सैंपल लेते हैं, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं, उसे चेक करते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पहले पता होता है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा एक्सपेरिमेंटली हमें पता होता है। तो हम जब चेक करते हैं तो QC और KC की जब वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है तो कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करें और इत्तफाक से QC और KC बराबर आ जाए, मतलब एक रिएक्शन हो रहा था, उस रिएक्शन का सैंपल मैंने चेक किया और मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल इसकी इक्विलिब्रियम 57 के ऊपर आना है, मैंने उस सैंपल में से चेक किया, उसकी इसको रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं जब चेक करते हैं। तो QC की वैल्यू भी कितनी निकल आई, 57,
और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम भी कहाँ पर आता है, 7 के ऊपर आता है। इसका मतलब है ये रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट किसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद है। तो बस ये शर्त ज़रूरी है कि QC की वैल्यू का KC के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समझ जाइएगा उस वक्त रिएक्शन 100% कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। और उस वक्त क्या होता है आपको पता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या चल रहे होते हैं, बराबर चल रहे होते हैं, और इक्वल बट क्या होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन चल रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन किस वक्त क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। बस इस तरह चेक करना है कि QC KC के बराबर है। अगर QC KC के बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड भी क्या होगा, बराबर चल रहा होगा। What are the characteristics of reaction that establishes equilibrium at once? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए स्टूडेंट, वर्ड यहाँ एट वंस को समझें। एट वंस का वैसे तो कई मीनिंग है, एट ए टाइम भी बोल देते हैं या एक ही टाइम में बोल देते हैं, ठीक है, या इमीडिएटली भी इसका मतलब होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझिए, थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। इमीडिएटली भी बोल देते हैं या एट द सेम टाइम भी बोल देते हैं, एट द सेम टाइम। तो यहाँ दोनों वर्ड ही हमारे पास यूज़ होंगे दोनों सेंस में अगर हम पढ़ें तो, कि वो हमसे पूछ रहा है कि उस रिएक्शन की खसूसियात क्या हैं। ये क्योंकि इक्विलिब्रियम जिस रिएक्शन में बनता है वो रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही होगा। तो दैट एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस, मतलब अभी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुँचेगा, ठीक है। अच्छा, पहुंचने से पहले मतलब अभी पहुंचने ही वाला है, इमीडिएटली जल्द वो पहुंच जाएगा। तो उस वक्त एट द सेम टाइम हमारे पास वो जो इक्विलिब्रियम पर अभी रिएक्शन पहुंचने वाला है एट वंस, तो उसकी क्या कंडीशन या क्या खसूसियात होंगी कि वो इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच सकता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 वे से बताई जा सकती हैं। मैंने आपको पहले बोला है कि अभी मैंने स्टार्ट में करवाया था कि एक रिएक्शन था जैसे कि H2 और I2 मिलके 2HI बनाते हैं। अगर H2 और I2 को बीकर में लिया था, रिएक्टेंट को लिया था, तो हमारे पास रिएक्शन क्या था, जो है फॉरवर्ड में गया था। और अगर HI को लिया था तो उसमें भी रिएक्शन कहाँ गया था, जो है रिवर्स वाला हुआ था, जिनके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आए थे, और H2 और I2 से क्या बने थे, हमारे पास दोबारा से प्रोडक्ट बने थे। तो इसमें आपने ये सोचना है, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो रिएक्टेंट से शुरू, जो कि एक्चुअल में हैं बीकर के अंदर, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास H2 और I2 से शुरू करवा रहे हो, दूसरा एक रिएक्शन है HI से शुरू करवा रहे हो, तो इसकी KC की वैल्यू बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है, ये मैंने आपको प्रूव करके बताया है। तो अगर आप एक रिएक्शन शुरू करवाते हैं तो अभी इक्विलिब्रियम तक वो पहुंचने वाला है, बात को समझिएगा, ये वर्ड बहुत है, मैं इमीडिएटली एट द सेम टाइम वो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या है, पहुंचने वाला है। तो हमारे पास उस वक्त उस रिएक्शन की कौन सी खसूसियात होंगी जो अभी इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा एट वंस, इमीडिएटली इसको अटेन करने वाला है, एस्टेब्लिश करने वाला है। तो उस वक्त 2 कंडीशन है, या तो आपके पास, यानी कि ऐसे समझे ना कि हमारे पास जैसे कि 57 किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है। अगर एक रिएक्शन 8 के ऊपर है, दूसरा रिएक्शन 80 के ऊपर है, बात को समझिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजिंग जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डिटेल के साथ बता रहा हूँ। अगर आपके पास 57 इक्विलिब्रियम उसके वैल्यू के ऊपर आता है, एक रिएक्शन है, आपने उसको चेक किया, उसकी वैल्यू कितने निकली, KC की 8, इसका मतलब है KC की वैल्यू कौन सी है, समाल है, बात को समझिएगा। इसी तरह से दूसरे एक रिएक्शन को चेक किया जिसमें आपने प्रोडक्ट शुरू में लिए थे, उसको चेक किया, उसकी KC की वैल्यू कौन सी निकली, लार्ज, बात को समझिएगा, KC की वैल्यू क्या निकली, उसकी लार्ज निकली। अब बात को समझें, इक्विलिब्रियम इसका भी अभी थोड़ी देर बाद एस्टैब्लिश होने वाला है, इसका भी इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के बाद क्या होना है, एस्टैब्लिश होने वाला है, एडवांस हो जाएगा। तो जो 8 से 57 पर जाएगा उसकी कौन सी फीचर्स होंगी, अब ज़ाहिर बात इस रिएक्शन की अपनी खसूसियात होंगी। अब इक्विलिब्रियम पर ये भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पर दोनों पहुंचेंगे, क्योंकि 57 तक इक्विलिब्रियम खुद को वो स्टेबल महसूस करता है। अब ये अगर यहाँ पर पहुंचेगा तो इस रिएक्शन की खसूसियत अलग से होंगी, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल ली, इसकी मिसाल ऐसे है कि जब आप बीकर में HI को लेते हो, प्रोडक्ट से रिएक्शन शुरू करवाते हो, और अगर इसकी मिसाल ऐसे है कि आप रिएक्शन H2 और I2 से शुरू करवाते हो, ये आपको HI देंगे, ये HI आपको H2 और I2 देंगे, ठीक है। तो अगर आप इससे शुरू करवाते हो तो KC की वैल्यू वैसे बड़ी होती है, फिर वो 57 पर आएगा। अगर H2 और I2 से शुरू करवाते हो तो उसकी वैल्यू कौन सी, 8 निकलेगी। आप सिंपल समझें,
रिएक्शन इस तरह से भी हो सकते हैं कि 8 से 57 इक्विलिब्रियम, तो मतलब कम केसी की वैल्यू से केसी की जो है वैल्यू 57 तक हो जाए, क्यूसी से 57 तक, और ज़्यादा से कम पर भी वो आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम ये भी अटेन करेगा, ये भी अटेन करेगा, लेकिन जो 8 से 57 तक जाएगा ना उसकी खसूसियत अलग से होंगी, जो 80 से 57 पर आएगा उसकी खसूसियत अलग से होंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इक्विलिब्रियम इसका भी एडवांस अभी अटेन हो जाएगा, इसका भी अटेन हो जाएगा। आप इसका क्वेश्चन का आंसर या तो ये लिख दें तो भी ठीक है, या मैंने और लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ये लिख दें तो भी ठीक है। आप सिंपल इसको ऐसे लिखेंगे, इफ़ द इक्विलिब्रियम इज़ एस्टैब्लिश एडवांस, अभी होने वाला है, द रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, की ये खसूसियात होंगी। अब आपकी अगर जहन में ये है तो इसकी सेंस में लिख दें कि अगर केसी की वैल्यू छोटी होगी, बात को समझें, तो इसका मतलब है रिएक्शन अभी क्या है आपके पास, इनकम्प्लीट है। रिएक्शन भी क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि जब वैल्यू 8 होती है ना तो उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं। बात को समझिए, ये जैसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में मैंने बताया था, जब केसी की वैल्यू छोटी हो तो कंसेप्ट याद करें, उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, और रिएक्शन हमारे यहाँ कौन सा कंप्लीट जाना जाता है, जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा हों। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो फिर प्रोडक्ट क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। अगर प्रोडक्ट बहुत थोड़े हैं इसका मतलब रिएक्शन तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि उसका रेट ऑफ जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, फॉरवर्ड होगा। क्योंकि देखें ना, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा पड़े हैं और प्रोडक्ट थोड़े हैं तो ऑफकोर्स रिएक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा ताकि और प्रोडक्ट्स बना सके। तो देखिए, अगर आप इस केसी को जहन में रखते हैं तो अब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला है, तो आप ये वाला पार्ट कर लो, ये लाजमी आपको एक करना होगा, या तो ये कर लें या फिर ये कर लें। अगर आप ये करते हो, इसको जहन में रखते हो कि इक्विलिब्रियम जो है 80 से 57 पर आ रहे हैं, इनके प्रोडक्ट से रिएक्शन शुरू करवा रहे हैं, तो इस वक्त हमारे पास केसी की जब वैल्यू बड़ी होती है, केसी की वैल्यू जब बड़ी होती है तो उस वक्त रिएक्शन आलमोस्ट क्या होता है, कंप्लीट। क्यों? क्योंकि उस वक्त आलमोस्ट आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ये आप साथ लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। तो जब रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल हों, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हों, तो जब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हों तो वही रिएक्शन तो कंप्लीट होता है, और जब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हों तो रिएक्शन कहाँ पर आता है, रिवर्स में आता है। तो उस वक्त रेट ऑफ जो रिवर्स का है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। मैं आपको फिर से सिंपल बता देता हूँ, अगर आपके पास जो इक्विलिब्रियम है उसकी केसी की वैल्यू छोटी है तो ये वाली फ़ीचर होंगी, अगर केसी की वैल्यू बड़ी है तो ये वाली फ़ीचर होंगे। क्योंकि जो 80 से 57 पर आएगा वो भी इक्विलिब्रियम हासिल कर ले, जो 8 से 57 पर जाएगा वो भी इक्विलिब्रियम हासिल कर रहा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी खसूसियत में फ़र्क होगा। आपकी मर्ज़ी है, आपने ये दोनों नहीं लिखनी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इस रिएक्शन का सिर्फ इतना मकसद है कि जो अभी इक्विलिब्रियम तक पहुंचने वाला है उस रिएक्शन की कुछ खसूसियात हमें बताओ। तो आप अगर इसको पकड़ लें, केसी की छोटी वैल्यू को, फिर आप ये वाली 4 खसूसियात लिख दें आप, या इसको कर दें, तो आपकी मर्ज़ी है। आपको बहरहाल करनी एक की हैं, या तो ये 4 खसूसियात कर लें या फिर ये कर लें। बस इतना बताने कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक ये वाली खसूसियात होगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी जगह पर मैंने नोटिस किया है कि इस क्वेश्चन को वो ये समझते हैं कि उसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। इसके अंदर हमसे ये पूछा गया है कि इफ़ अ रिएक्शन कोशेंट QC ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है जिसकी QC की वैल्यू ज़्यादा है KC से, तो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में से आया हुआ है। तो बहुत ही आसान सा है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको कि स्टूडेंट, अगर आपके पास QC की वैल्यू छोटी ना हो, यानी कि QC की वैल्यू अगर बड़ी हो KC से, KC छोटा हो QC बड़ा हो, तो इसका मतलब क्या है, पहले इसको जल्दी से मैं समझा देता हूँ। देखो, जब आपके पास एक रिएक्शन हो रहा होता है, उस सैंपल यहाँ से आप लेते हो, उस सैंपल में क्या होते हैं, या तो प्रोडक्ट होते हैं और कौन क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। QC और KC का जो है KC का दोनों का एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम होता है। असल में उस सैंपल में जो रिएक्शन चल रहा है उसके अंदर ये चेक करना कि प्रोडक्ट्स कितने और रिएक्टेंट कितने हैं। और आप ज़रा इमेजिन करो, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट थोड़े होंगे तो ही तो बड़ा नंबर आएगा ना, QC की वैल्यू बड़ी आएगी। और अगर आपके पास प्रोडक्ट थोड़े हों और रिएक्टेंट ज़्यादा हों तो ऑफकोर्स इसका जवाब बहुत जो है छोटा आएगा। लेकिन हमारे पास QC की वैल्यू छोटी नहीं है, बल्कि क्या आ रही है, वो खुद कह रहे हैं कि QC की वैल्यू KC से क्या है, बड़ी है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, और रिएक्टेंट क्या है, कम है। इस वजह से KC की वैल्यू QC की जो है
Kc से वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर हम इस बात को समझें तो मीन टू से हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट थोड़े हैं। और कोई भी आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर रिएक्शन हो रहा है ए और बी और मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं, और प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा हों और रिएक्टेंट थोड़े हों, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो खुद को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे और ख़ुद का जो रेट ऑफ फॉरवर्ड, कंसंट्रेशन नहीं बल्कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स को बराबर करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को वापसी रिएक्टेंट में थोड़ा सा कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और जो है रिवर्स दोनों बराबर हों। क्योंकि इस वक्त जो है रेट ऑफ रिवर्स बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको पता है जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसका जो है रिवर्स की तरफ ज़्यादा, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा होता। सो सिंपल क्या है, QC का ये मतलब हुआ कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो रिएक्शन किस में आएगा, रिवर्स में आएगा। और ये हम पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास QC KC से ज़्यादा निकले, जैसे कि हमने H2 और I2 वाले रिएक्शन में पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल सामान्य पे इक्विलिब्रियम बनता है और वैल्यू 80 निकला है QC की, तो ये रिएक्शन रिवर्स में आएगा ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक पॉइंट है, इक्विलिब्रियम का एक जो पॉइंट है उसे हासिल कर सके। इट्स ओके। तो इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC देन द रिएक्शन इज़ गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखें ना, जब प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट में आएंगे तो ये आपका कौन सा है, राइट है, और ये कौन सा है, लेफ्ट। तो राइट टू कौन सा आएगा, लेफ्ट आना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, रिवर्स होगी। जब आपके पास QC ज़्यादा होगा, QC ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और ऑफ कोर्स QC की वैल्यू ज़्यादा है तो वो कम करने के लिए इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल KC क्योंकि कम वैल्यू है उस तक अटेन करने के लिए उसका मेन मकसद क्या होता है, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम को अटेन करना है। अगर वो अपनी वैल्यू को मज़ीद ज़्यादा बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। ये सिंपल डायग्रामेटिकली आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि QC बड़ा हो KC छोटा तो रिएक्शन कहाँ पर आता है, रिवर्स में आता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 14, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अहम नहीं है लेकिन इससे कंसेप्ट मिलता है जो कि बहुत अहम है। इन्हीं रिएक्शंस का जो हमारी अमली ज़िंदगी में फ़ायदा है ना, समझें कि आपको अमली ज़िंदगी से रिलेटेड आपको एक मिसाल दे रहे हैं, ठीक है। अब एज ए केमिस्ट हमने पढ़ लिया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है, रिवर्स कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, सारी बातें, डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करते हैं, वो सारी बातें हमने पढ़ लिया है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पास, क्योंकि केमिस्ट्री के मैंने आपको बताया था ना, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल होता है सीमेंट बनाने में, इसी तरह से आपके पास ग्लास तैयार हो रहा है और पेपर इंडस्ट्री है, तो स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इन सारे रिएक्शंस में जो आप यूरिया खाद तैयार करते हैं, अमोनिया की तैयारी हो रही है, ये सारा कुछ रिएक्शंस की बदौलत हो रहा है। तो इंडस्ट्री ही तो असल में वो रिएक्शन करा रही होती है। एंड इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड, मान लीजिए वो कहते हैं कि इंडस्ट्री है वो बनी हुई है, एस्टेब्लिश है, किस बुनियाद पर, बेस्ड अपॉन उनका जो रिएक्शन है, याद रखिए वो रिवर्सिबल है। मतलब एक इंडस्ट्री कोई चीज़ बना रही है और वो जो चीज़ बन रही है ना वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। वो फेल्ड टू अचीव द प्रोडक्ट्स, मान लीजिए कि वो ना मतलब जो मकसद था उनका प्रोडक्ट हासिल करना, क्योंकि याद रखिए जो भी आप काम करते हो ना उसका प्रोडक्ट से आपको मतलब होता है। अगर आप प्रोडक्ट्स हासिल नहीं कर सकते हो तो इट मीन्स वो इंडस्ट्री फेल हो जाती है प्रोडक्ट्स को हासिल करने में। कमर्शियल लेवल का ये मतलब है तिजारती सतह पर। अब जैसे कि आप यूरिया खाद तैयार करते हैं तो हम कमर्शियल सतह पर तैयार करते हैं, तिजारती सतह पर बेचने के लिए उसको, तो उसके लिए अगर वो आप खाद ही ना तैयार कर सकें उस रिएक्शन जो आप करवा रहे हैं तो इसका मतलब है आप फेल हो रहे हैं, ठीक है। सो कमर्शियल सतह पर मतलब काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनानी है उन्होंने। कैन यू पॉइंट आउट, वो हमसे ये पूछ रहा है कि वैसे आपकी नज़र में कौन सी बेसिक रीज़न, वजूहात हैं जिसकी वजह से वो फेल हो गई है अपना प्रोडक्ट बनाने में। अगर आप एज ए केमिस्ट के तौर पर हैं तो आप क्या बताएंगे, मतलब उनसे कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से वो अपनी जो है प्रोडक्ट को सही तरीके से नहीं बढ़ा रहे। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। आप ऐसे क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर बाद में आप इसको सेव कर सकते हैं अपने पास। तो स्टूडेंट अब हमारे पास इसकी कुछ वजूहात दी गई हैं। अच्छा मान लेते हैं वो इंडस्ट्री जो है फॉर एग्जांपल अमोनिया की तैयारी करना चाहती है, तो मैं उन्होंने ये रिएक्शन नहीं बताया लेकिन मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि कौन सा रिएक्शन है, N2 + 3H2 इट गिव्स अस 2NH3।
अच्छा, तो इंडस्ट्री हमारे पास क्या बनाना चाहती है, NH3 अमोनिया को बनाना चाहती है। अब ये अमोनिया बताते खुद एक फर्टिलाइज़र है, ठीक है, और इसे मज़ीद इस्तेमाल करके आप जो है यूरिया खाद भी तैयार कर सकते हैं। ये खुद एक जो तंबाकू की फसल है, ठीक है, क्रॉप है, तो उसमें एज ए लिक्विड फॉर्म में होता है। अमोनिया को जो है एक बहुत बड़ी एक गोल सी मतलब टैंकी होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, इन्होंने यहाँ इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये रिएक्शन कौन सा है, लेकिन मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये रिएक्शन कौन सा है, N2+3H2, और ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। फ़र्ज़ी रिएक्शन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं बताएगा, लेकिन मैं एक इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। अब अमोनिया बजाते खुद एक जो है ना एक तरह से फर्टिलाइज़र है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। टोबैको की जो फसल है उसमें इंजेक्ट किया जाता है इसे, तो ये खुद बजाते खुद क्या है, एक जो है फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसे यूरिया की खाद की तैयारी में भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम करते क्या हैं, अगर ये अमोनिया एक फर्टिलाइज़र है और इससे हमें हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, अमोनिया, और हम चाहते हैं कि हमें क्या हासिल हो, अमोनिया। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि वो इंडस्ट्री जो है ना फेल हो जाती है प्रोडक्ट बनाने से। मान लीजिए कि वो इंडस्ट्री यही थी और अमोनिया बनाने से फेल हो जाती है, तो अब कौन सी ऐसी वजूहात हैं, हालांकि उनके पास रिएक्टेंट भी हैं और वो प्रोडक्ट फिर भी नहीं बना रही, आखिर कौन कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती है। हमसे ये पूछा जा रहा है, आप वो वजूहात बताओ जिनकी बेस पर ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं स्टूडेंट्स, वी शुड हैव अ सूटेबल कंडीशन। हमारे पास सूटेबल क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, जिनमें क्या है, एक आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब ये वाला रिएक्शन है, इसकी मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। अब अगर आप अमोनिया की तैयारी करना चाहते हो इन कंडीशंस में, तो आपके पास टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, बात को समझिएगा। वरना इस टेम्परेचर के अलावा अगर आप कोई और टेम्परेचर रखेंगे तो वो रिएक्शन की स्पीड को भी कम कर देगा, आपके प्रोडक्ट को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर इन रिएक्टेंट का आपस में रिएक्ट करना और अमोनिया बनाना क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और अगर आप उस टेम्परेचर पर आपकी बॉडी जितना बेटर काम कर सकती है वो किसी और टेम्परेचर के ऊपर नहीं कर सकती। जैसे कि सर्दियों में आपको ठंड महसूस होती है क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, और गर्मियों में आपको जैसे कि 44 है, 45 डिग्री तक चला जाता है, तो तब आपको स्वेटिंग, पसीना आता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो ख़ुद को कूल करने के लिए जो है स्वेटिंग का हेल्प लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी ख़ुद को 37 पे दोबारा से लाने के लिए कोशिश करती है। तो सो बात यह है कि इस रिएक्शन को भी ऐसे चलाने के लिए अगर ये टेम्परेचर होगा तो अच्छे तरीके से अमोनिया तैयार होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये एक पहली कंडीशन है, इस रिएक्शन की फिक्स है। ओके, इसके अलावा अगर आप कोई और टेम्परेचर रखेंगे तो अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब है ये अमोनिया की ये जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट टेम्परेचर से भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। अगर आप टेम्परेचर सही नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन क्या हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। और कौन सा स्टूडेंट्स, प्रेशर। जैसा कि यही रिएक्शन है, इसका प्रेशर हमारे पास होता है 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका, और अगर आप इस प्रेशर के ऊपर रखेंगे तो अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। मतलब अगर इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर अप एंड डाउन प्रेशर करेंगे तो भी अमोनिया की जो प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि अगर आप प्रोडक्ट अच्छा हासिल करना चाहते हो तो टेम्परेचर भी एक ख़ास होना होता है, प्रेशर भी क्या होता है, ख़ास होता है, और कंसंट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। कंसंट्रेशन का ये मतलब है कितने रिएक्टेंट है आपके पास, ठीक है, जितने रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे उनकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इनकी मिकदार पे भी डिपेंड करता है कि भजन रिएक्टेंट थोड़े हैं या ज़्यादा हैं आपके पास। उसके बाद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो किसी भी रिएक्शन, जैसा कि ये वाला रिएक्शन है, इसका मेन कैटलिस्ट आयरन है, इसके साथ हेल्पर भी होते हैं, ठीक है। हेल्पर चले मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपके लिए वो नाम अभी सुने हुए नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं वैसे लिख देता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO Al2O3 है, SiO2 है,
ये इस रिएक्शन का मेन जो तेज़ करें, कैटलिस्ट का मतलब होता है इंग्लिश का लफ्ज़ कैटलाइज से निकला, कैटलाइज मतलब तेज़ करना। अब ये रिएक्शन एक दिन में थोड़ा सा अगर अमोनिया बने तो हमारा क्या फ़ायदा, इंडस्ट्री को तो चाहिए होता है ना, क्योंकि देखें ना आप कमर्शियल सतह पर तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आप एक खाद का गट्टू है, ठीक है, पूरे दिन में अगर एक गट्टू तैयार करें तो वो तो बंद हो जाएगी इंडस्ट्री। आप मार्केट की जो मांग है वो कैसे पूरे करेंगे, तो उन्हें जल्दी से क्या होगा, तो यूरिया तैयार करनी होगी। इसी तरीके से अगर आप अमोनिया तैयार करना चाहते हो तो वो भी तो आपको जल्दी स्पीड अप के साथ करना होगा। तो इस रिएक्शन ये जितना ज़्यादा तेज़ होगा उतनी जल्दी से रिएक्टेंट किस में जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। तो कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ याद रखना प्रोडक्ट को तब्दील नहीं करता, प्रोडक्ट वही रहता है, ये खुद इनके साथ रिएक्शन नहीं करते, ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। बट अभी आप इतना जानें कि ये जो रिएक्शन सिंपल चल रहा होता है उसकी सिर्फ स्पीड क्या करता है, बढ़ा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। इस रिएक्शन के कैटलिस्ट कौन से हैं, आयरन, और साथ में हेल्पर कौन से, MgOAl2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, और कौन से SiO2 है। तो अगर आप ये वाला कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो इनसे ज़्यादा कोई और कैटलिस्ट नहीं होगा और वो इनकी स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ज़रा स्टूडेंट आप देखें, टेम्परेचर भी हुआ, प्रेशर भी हुआ, कंसंट्रेशन मिकदार कितनी ली है आपने रिएक्टेंट्स की, कैटलिस्ट कौन उसकी स्पीड को कैसे चेंज कर रहा है। अगर ये चारों चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट हैं, वो जो एक रिएक्शन को ज़रूरत है और बिल्कुल आपने ठीक रखी है, तब आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा, हासिल होगा। अगर इनमें से कोई एक भी आपसे स्किप हो रही है, या टेम्परेचर आपने कम रखा हुआ है, या प्रेशर को बढ़ा के रखा हुआ है, या कैटलिस्ट सही नहीं लिया हुआ आपने, तो कंसंट्रेशन इनकी कम है, इनमें से ये चार वो फैक्टर हैं, अगर इनमें ज़रा भी चेंज आया तो आपके पास इक्विलिब्रियम तो सेट हो जाएगा, तो आपके पास इनकी सही तरीके से प्रोडक्शन हासिल नहीं होगी। मान लीजिए आपने टेम्परेचर भी ठीक लिया, प्रेशर भी ठीक लिया, कैटलिस्ट भी ठीक ली, इनकी कंसंट्रेशन भी ठीक ली, फिर भी आपके पास अमोनिया जो सही तरीके से तैयार नहीं हो रहा। अब आप करेंगे क्या, देखिए बात को समझिएगा। फ़र्ज़ करते हैं जब ये इसका इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का कायम हुआ, रिएक्टेंट बचे हुए थे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए 40 और प्रोडक्ट बन गए थे 60। जो ही रिएक्टेंट 40 बचे, प्रोडक्ट 60 हुए, और फ़र्ज़ कर लें वहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो गया, बराबर, और वहाँ पर क्या कायम हो गया, इक्विलिब्रियम। बहुत अहम पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। और इक्विलिब्रियम कायम हो गया। अगर इनका इक्विलिब्रियम कायम हो गया, इसका मतलब है अब ये रिएक्टेंट बस 40 रहेंगे, प्रोडक्ट अब कितने रहेंगे, 60। अब इनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बात को समझिएगा। अगर इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा और इनका ये 20 का डिफरेंस अगर क्लियर देखें तो आ रहा है, ये 40 या 60 है, तो प्रोडक्ट अब बस 60 ही रहेंगे, रिएक्टेंट कितने रहेंगे, क्योंकि ये रेट बराबर हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लो, बात को समझिएगा, प्रोडक्ट को निकाल लो यहाँ से, आप इनको कितना कर दो, 30 कर दो। 30 आप क्या कर लो, यहाँ से अमोनिया को निकाल दो, जो बन रहे हैं उनको निकाल दो। तो इनकी कंसंट्रेशन 60 से कहाँ पर चले जाएगी, 30 से, मतलब कम हो जाएगी। फिर रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, और जो ही आप इनकी अमोनिया यहाँ से निकालोगे तो ये वाली सूरत हाल सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म, मतलब क्रॉस हो जाएगी। यानी कि तब आपके पास क्या होएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड फिर से ज़्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स फिर से कम होगा। और फॉरवर्ड अगर ज़्यादा, फॉरवर्ड क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि जहाँ कंसंट्रेशन आपके पास ज़्यादा होगी और जहाँ कम होगी तो रिएक्शन किस में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। तो आपके पास इसमें बदलाव आएगा, जो प्रोडक्ट निकालते जाओगे ना, फॉरवर्ड ज़्यादा होता है, रिवर्स क्या होता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से मज़ीद रिएक्टेंट जो बचे हुए थे वो भी यहाँ से रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ से प्रोडक्ट निकालते जाओ, ये इधर से आपके पास प्रोडक्ट बनाता आएगा। बस आपने ये वाली सूरत हाल नहीं आने देनी, अगर आने लगे तो प्रोडक्ट निकाल लोगे, ये फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी। तो ये है तरीका यहाँ से कि इक्विलिब्रियम अगर सेटअप हो जाता है, प्रोडक्ट शुड बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आसानी से आप यहाँ से निकाल लोगे उतने ज़्यादा फिर और बकिया रिएक्टेंट आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये वाली सूरत हाल आ गई ना तो बस प्रोडक्ट तो फिक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट फिर 60 से ज़्यादा और नहीं बन पाएंगे। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को निकालते रहना है। हाँ, अगर आपने गलती से रिएक्टेंट को निकाल दिया तो फिर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको तो ये लॉस है ये, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट को निकालना है ताकि ये फिर से फॉरवर्ड में आ सके। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट्स इन तमाम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो कोई भी रिएक्शन हो उसके लिए टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर
और आपके पास जो सूटेबल इसकी मज़ीद कंडीशंस हैं, जैसा कि आपके पास प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देना होता है, अगर ये सारी चीज़ें और कैटलिस्ट आपके पास सही है तो आप एक किसी भी इंडस्ट्री को लॉस नहीं होगा, वो अच्छे से अच्छी क्या ला सकती है, आउटपुट अपनी ले सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स कंसेप्ट के साथ पढ़ा है, समझा है। अगर आप ये एक वीडियो 1 घंटे की देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का जो है कोई डाउट नहीं रहेगा और इस चैप्टर के तमाम कंसेप्ट आपके पास क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।